ऑल ऑफ यू। फिक्स्ड गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। आज के सेशन के अंदर पढ़ेंगे वर्ण विचार। तो हिंदी व्याकरण अपन तीन भागों में डिवाइड किया था और तीन भागों में अपन डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर चीज़ आती है वो वर्ण विचार, इसके बाद में शब्द विचार पढ़ेंगे, इसके बाद में वाक्य विचार पढ़ेंगे। तो तीन तरह के अपन डिवाइड कर सकते हैं व्याकरण को। तो सबसे पहले बात करें कि वर्ण क्या होता है। तो भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सके, अर्थात लिखते रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। जैसे क, ग, च, ठीक है, ज, ये जिसमें हलंत लगा हुआ हो, यानी ए नहीं आना चाहिए। विशेष वर्ण को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। तो ये वर्ण हैं, ये अक्षर हैं, ये अल्फ़ाबेट हैं, उनको अपन दो भागों में बांट सकते हैं, एक वोवल एक कॉन्सोनेंट्स। इंग्लिश में अलग अलग से अपन बात करेंगे। इसके बाद में देखिए ध्वनि क्या होती है। तो मौखिक रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है, और अर्थात जब किसी अक्षर अथवा वर्णों के समूह को मौखिक रूप दे दिया जाता है तो उसे ध्वनि कहते हैं। और वर्ण और ध्वनि में देखिए अंतर क्या होता है। जिस तरह मैंने यहाँ कमला, कमला, तो कमला में ध्वनि में वर्ण आ रहे हैं वो तीन, और वर्ण में जो वर्ण आ रहे हैं वो आ रहे हैं छः। यानी ध्वनि में कमला तो क मैला तो तीन जो, और वर्ण में अब मैं लिखता हूँ, ध्वनि में बोलता हूँ तो मैं तीन ही शब्दों को बोलूँगा कमला, और वर्ण में अगर मैं लिखूँगा तो मैं छः यानी वर्णों को लिखूँगा। जैसे क, ए, मैं, ए, ल, आ, ठीक है ना। तो ये कमला हो गया। अब बात करें अक्षर क्या होता है। तो ए प्लस में क्षर दो संधि विच्छेद करके बना हुआ शब्द है। ए का मतलब नहीं, क्षर का मतलब होता नाश, जिसका नाश नहीं होता। यानी मुख के द्वारा उच्चारित वह ध्वनि जिसका नाश नहीं होता, अर्थात हवा के एक ही प्रवाह में बोली जाने वाली ध्वनियाँ अक्षर कहलाती हैं। जैसे वर्ण और ध्वनि, अक्षर, व्यंजन, ठीक है ना। जैसे राम, ओम। तो इसके बाद शब्द क्या होते हैं। तो वर्णों का सार्थक शब्द कहलाता है, इसे शब्द कहते हैं। और विशेष कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। वर्णमाला यानी वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। जैसे ए, आ, ई। वाक्य क्या होता है, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और पूरे अर्थ का बोध कराते हैं, वाक्य कहलाते हैं। जैसे कृष्ण गाय चराता है, राधा गाना गाती है। अगला वाक्यांश क्या होता है। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते तो हैं परंतु पूरे अर्थ का बोध नहीं करा पाते, उसे वाक्यांश कहलाते हैं। जिसके जैसा कोई दूसरा न हो, ईश्वर पर विश्वास करने वाला, तो ये एक प्रकार का वाक्यांश है। इसमें दो जो वाक्यों को जोड़कर बना हुआ है, वाक्य प्लस में अंश। इसके बाद पद क्या होता है। जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है और उस शब्द का अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित हो जाए तथा उस शब्द को व्याकरणीय रूप मिल जाए तो वह शब्द कहलाता है। जैसे मोहन फुटबॉल खेलता है, मोहन यानी करता है, फुटबॉल कर्म है, खेलना क्रिया है। अगला हल या हलंत। तो प्रत्येक व्यंजन वर्ण स्वर के संयोग से बोला जाता है। जब व्यंजन में स्वर को अलग कर दिया जाता है तो वह व्यंजन अधूरा हो जाता है। इस अधूरेपन को दर्शाने के लिए व्यंजन के नीचे तिरछी रेखा खींची जाती है। जैसे क, ठीक है ना। जैसे क, ए मिलकर यानी दो वर्ण मिलकर यानी एक क बना, तब एक व्यंजन बनता है। इसमें क है वो क्या है, आधा है, और ए यानी एक स्वर है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण। और मौखिक रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण। और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, शब्द। और भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वाक्य। स्वर पढ़ लेते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ क्या कहलाती है, स्वर। और स्वरों की संख्या हिंदी में होती है, कितनी होती है, 11। और मात्राओं की संख्या इसमें कितनी होती है, 10।
तो स्वर कौन कौन से? ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, ठीक है ना, ओ। तो ये 11 होती हैं स्वरों की संख्या, जिसमें मात्राओं की संख्या 10, जिसमें एक की मात्रा नहीं होती, वो है ए। व्यंजन, वे वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के संयोग की आवश्यकता होती है, अर्थात स्वरों के संयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ व्यंजन कहलाती हैं। और व्यंजनों की संख्या है 33। और जिस तरह कैसे मैं तक 25 शब्द आते हैं जिसे सप्रस व्यंजन कहते हैं, और यह रह चार इसे अतस्त व्यंजन कहते हैं, और स है, ये 4 होते हैं, उसमें उसको उसम व्यंजन कहते हैं। तो कुल मिलाकर ये 33 है, वो एक एक डिटेल से आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 44। लेकिन हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। और कौन कौन से वो 52 देखिएगा कि भी स्वर 11, व्यंजन 33, उच्छिप्त 2, यानी डे और डे इसके नीचे आनी चाहिए, ठीक है ना, इसके नीचे यानी ये बिंदु आना चाहिए। अयोग वह 2 होते हैं, और इसके बाद सुक्त व्यंजन, सुक्त व्यंजन संख्या होती है 4। 4 कौन से? अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय। तो ये 4 होते हैं। इसमें देखिए, इसका मतलब होता है जिसके ऊपर बिंदी लगी होती है उसे अनुस्वार कहा जाता है, और उसके ऊपर चंद्रकार बिंदु लगा होता है उसे अनुनासिक कहा जाता है, और 2 आगे जो बिंदु लगे होते हैं उसे विसर्ग कहा जाता है। हिंदी निर्देशालय 1966 के अनुसार कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 मानी गई। और हिंदी की मानक लिपि देवनागरी के अनुसार कुल वर्णों की संख्या भी कितनी मानी गई? 52 मानी गई। आगे अपन स्वरों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। स्वरों का जो वर्गीकरण 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला, उच्चारण अवधि के आधार पर। दूसरा, ओष्ठ आकृति के आधार पर। तीसरा, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। चौथा, मुखा आकृति के आधार पर। पांचवा, नासिक यानी नाक के आधार पर। तो अब देखिए, उच्चारण अवधि के आधार पर अपन 3 भाग लघु, दीर्घ और प्लुत के नाम से बांट सकते हैं। ओष्ठ आकृति 2, अवर्ताकार और वर्ताकार। जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर 3 भेद, अगर, मध्य और पश्य। मुख आकृति के आधार पर 4 बांट सकते हैं, एक सवर्त, एक अर्धसवर्त, विवर्त और अर्धविवर्त। नासिका 2 भाग में, नीलुनासिक और अनुनासिक। अब अपने एक एक पर पूरी डिटेल पढ़ते हैं कि कौन कौन से जो वर्गीकरण में कौन कौन से अपन स्वर रखेंगे। सबसे पहले उच्चारण अवधि के आधार पर इनको अपन कितने भागों बांटा था? मुख्यतः तो वैसे होते हैं 3, ठीक है ना। संस्कृत में तो 3 ही माने जाते हैं, लेकिन प्लुत हिंदी में नहीं रखा गया। तो आप इस तरह आप समझ सकते हैं। पहला, लघु। तो लघु वे स्वर जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, जैसे ए, ई, उ, ये 4 आते हैं, वो लघु स्वर कहलाते हैं। दीर्घ वे स्वर जिसके उच्चारण में दुगना समय लगता है, अर्थात 2 मात्राओं का समय लगता है, उसे दीर्घ कहा जाता है, जिसमें यानी आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, ये कुल मिला के 7 होते हैं। तो ये आप याद कर लेना। अगला, ओष्ठ आकृति के आधार पर 2 होते हैं, एक तो वर्ताकार, एक होता है अवर्ताकार। वर्ताकार वे स्वर जिसके उच्चारण में होठों की आकृति वर्त के समान गोल हो जाती है, वर्ताकार कहलाते हैं, जिसमें स्वर आते हैं वो 4, उ, ओ। आप बोल के देखिए, आपके जो होठ है वो गोल हो जाएंगे। अवर्ताकार जिसमें वे स्वर जिसके उच्चारण में होठों की आकृति वर्त के समान गोल न होकर यानी फैले रहते हैं, उसे अवर्ताकार कहते हैं, जैसे ए, आ, ई, री, ए, ऐ। इसके बाद जिह्वा के आधार पर होते हैं 3 भेद, एक तो अगर, एक मध्य, एक पश्य। तो अगर वे स्वर जिसके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग सक्रिय रहता है, इसे अगर यानी स्वर कहते हैं, जिसमें ई, री, ए, ऐ। इस तरह अपन याद कर सकते हैं। मध्य स्वर वे स्वर जिसके उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग क्रियाशील रहता है, और जिसमें स्वर आता है ए। और पश्य वे स्वर जिसके उच्चारण में जिह्वा पश्य पिछला या क्रियाशील पश्य भाग कहलाते हैं, जिसमें स्वरों की संख्या 5, आ, उ, ओ। इसके बाद में मुखा आकृति के आधार पर 4 भेद होते हैं। सबसे पहले संवर्त वे स्वर जिसके उच्चारण में मुख वर्त के समान बंद सा रहता है, अर्थात सबसे कम खुलता है। तो अर्थात सबसे कम जो खुलता है आने वाले जो स्वर है, जिसमें संख्या है 5, ई, उ और री। अर्ध समर्थ वे स्वर जिसके उच्चारण में
मुख्य संवर्त स्वरों की तुलना में आधा सा बंद रहता है, अर्ध स्वर कहते हैं, जिसमें ए ओ आ जाते हैं। विवर्त स्वर, विवर्त स्वर का अर्थ होता है खुला हुआ वे स्वर जिसके उच्चारण में मुख पूरा खुला रहता है, अर्थात सबसे ज़्यादा खुला रहता है, विवर्त स्वर कहलाते हैं, जिसमें स्वरों की संख्या होती है एक ही, वो है आ। अर्धविवर्त स्वर वे स्वर जिसके उच्चारण के मुख्य विवर्त स्वरों की तुलना में आधा और अर्ध संवर्त स्वरों की तुलना से ज़्यादा खुला रहता है, अर्धविवर्त स्वर कहलाते हैं। इसमें स्वरों की संख्या 3 ए ओ। इसके बाद अंतिम है नासिका के आधार पर अपन बांटेंगे तो दो प्रकार बांट सकते हैं। एक तो होता है निर्नुनासिक स्वर, एक होता है अनुनासिक स्वर। निर्नुनासिक स्वर वे होते हैं स्वर जिसके उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात सिर्फ मुख के उच्चारण होने वाली ध्वनियाँ निर्नासिक कहलाती हैं, और सभी जो स्वर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, निर्नासिक स्वर होते हैं। लेकिन अनुनासिक स्वर के अंदर ऊपर क्या लगा होता है, वे स्वर जिसके उच्चारण में नासिका का प्रयोग किया जाता है, अर्थात मुख के साथ साथ नासिका से भी उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ अनुनासिक या फिर सानुनासिक कहलाती हैं। जिसमें ऊपर क्या लगा होता है, ऊपर हमेशा अर्थ चंद्र का जो आपको बिंदी दिखाई दे रही है इस तरह का यानी लगा हुआ होता है, तो ये अनुनासिक स्वर कहलाता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक आपको धन्यवाद।